यूपीएस की घोषणा के इतना समय बीत जाने के बाद भी देश में किसी भी राज्य से सरकारी कर्मचारियों की ओर से इस नई पेंशन स्कीम को लेकर कहीं कोई उत्सुकता, कहीं कोई समर्थन नहीं दिखा। शायद कोई शहर ऐसा बचा हो, देश में कोई जिला बचा हो जहां सरकारी कर्मचारी अपने हाथ में तख्ती लेकर निकला नहीं कि हमको ना एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, हमको ओपीएस चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम, जस की तस वही चाहिए, हु वहु वही चाहिए। गंभीर बात कह रहा हूं। लेकिन 2003 में वाजपेयी जी के द्वारा लाई हुई एनपीएस का 2024 में भी कोई समर्थन करने को तैयार नहीं। इसका मतलब हमने कंप्यूटर का समर्थन इस देश में देखा, हमने उदारीकरण का समर्थन इस देश में देखा, डिजिटल अटेंडेंस, तमाम चीजें देखी हमने। मैं कहां तक गिनाऊं? आरंभिक विरोध हुआ, लेकिन उसके बाद स्वीकृति मिली। लोगों को लगा नहीं यार ये भी ठीक है, नौकरी नहीं गई, ये भी काम ठीक है। मुझे तो याद है रेलवे कर्मचारियों की यूनियन ने कंप्यूटर के खिलाफ हड़ताल कर दी थी। लेकिन अगर आप 21 साल में भी उस योजना को कोई अपना बच्चा कह के मानने को तैयार ना हो, इसका मतलब योजना में खोट है। यह राजनीतिक नाक का प्रश्न नहीं है। 23 साल तक लोग समझ ही नहीं पाए योजना। 23 साल तक कोई जान ही नहीं पाया कि ये मालपुआ है। तो कैसा मालपुआ भैया? मालपुआ कैसा, अगर 23 साल तक आदमी जान ही नहीं पाया? फिर हटाइए इसको, ये विषय है। 21 साल से कसरत जारी है। हम कैसा कानून लिया यार? 21 साल तक समझ ही नहीं आया किसी को, तो अब कब समझ आएगा? उम्र दराज मांग कर लाए थे, 4 दिन दो आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। जिसने भी बनाया, जो भी विद्वान थे, उन सब पर लानत भेजो। क्या कानून वित्त सचिव के लिए है? नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर के लिए है? नहीं। नहीं ना। कानून तो विजय बंधु और दूसरे और जो डाकिया हैं, जो पोस्ट मास्टर हैं, पोस्टमैन हैं, जो कंपाउंडर हैं, सरकारी अस्पताल में मास्टर हैं, और इन सब से ऊपर, इन सब के साथ हमारे भारत की सुरक्षा के लिए जो लोग बलिदान दे रहे हैं, उनके लिए है ना कानून। कि अंग्रेजी जानने वाले 10 लोगों का नाम है वेल डन, वेरी गुड लॉ, ओह ओके, ओ माय गॉड, उससे तो देश नहीं चलेगा ना। जिनके लिए है, डॉक्टर ने कहा यह दवा बहुत अच्छी है, आपने कि इस आंखों में डाल दो, इससे आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, पता लगा आंखों की रोशनी चली गई, और डॉक्टर फिर भी अड़ा कि ना यही डालते रहो। ये भी तो देखेंगे मरीज पर रिएक्शन क्या है। मेरा सवाल यही है, 21 साल तक कोई कानून अगर अपनी जगह नहीं बना पाया सुजाता जी, तो उस कानून को जाना ही होगा। आज जाए, कल जाए, परसों जाए, ये मेरा समझ कहती है। क्या 21 साल कम नहीं भाई, 4 साल और होते तो चौथाई शताब्दी हो जाती। विजय बंधु जी, भाई सरकार जिस आशय से यूपीएस लाई थी, उसने ये कहा भी था, जिस दिन इसका अनाउंसमेंट किया उस दिन सरकार ने भी कहा, अधिकारियों ने भी कहा, राजनेताओं ने भी कहा कि भाई जो शिकायतें थी एनपीएस की वो हमने दूर कर दी, वो यूपीएस लाके। अच्छा, यूपीएस से आदमी फैमिलियर भी था भारत में, कंप्यूटर में लगाते थे यूपीएस, नहीं तो उसको लगा कोई वैसे ही मामला है, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं, आपसे मेरा मतलब सरकारी कर्मचारी फिर सड़क पर हैं और देश भर में आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। क्यों? जी बिल्कुल सही कहा। अगर यूपीएस से लोग संतुष्ट होते तो कल पूरे देश में, ये अपने आप में अद्भुत बात है कि ये किसी एक जिले में या 4 जिले में नहीं हुआ है, एक प्रदेश में, 2 प्रदेश में नहीं हुआ है, पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों पर हुआ है। और ये जो भीड़ आई है कल जिलों पे आई है, ये ना किराए पे लाए गए हैं, ना इनको खरीदा गया है, ना इनको जबरदस्ती बस में भर के लाया गया है रैलियों की तरह। ये स्वतः अपने हित अहित को समझते हुए सड़कों पे आए हैं। अगर इस बात का ये द्योतक है कि ना एनपीएस ना यूपीएस इनको पसंद नहीं है, अब उसके कारण क्या है? पिछले 20 सालों से यही सरकार कह रही थी कि एनपीएस बहुत अच्छी है, बहुत ही शानदार योजना है, फिर अचानक उनने स्वीकार किया तो यूपीएस ला खड़ा कर दिया। इसका मतलब जो बात पिछले कई सालों से कही जा रही थी वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही थी कि एनपीएस ठीक नहीं थी, तभी तो यूपीएस लाई। अब जब कहा जा रहा है कि यूपीएस ठीक नहीं है, ये उद्योगपतियों के लिए लाई गई व्यवस्था है, इसमें कर्मचारियों का कोई फायदा नहीं है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, न प्रदेश का न देश का कोई फायदा है, क्योंकि पैसा ये हमारा और सरकारी कर्मचारी का और सरकार का पैसा उद्योगपति ले जा रहे हैं। उनका फायदा हो सकता है, लेकिन कर्मचारी का और देश का फायदा नहीं। और इस बात का कल प्रमाण हो गया कि इसको पूरे देश ने नकार दिया।
इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी, पूरा देश कोई छोटा मोटा देश नहीं है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, अटक से लेकर कटक तक हर राज्यों में विशाल प्रदर्शन हुआ है। और प्रधानमंत्री जी से या सरकार से बस निवेदन इतने हैं, ये इसलिए आक्रोश हुआ कि हमें एनपीएस यूपीएस स्वीकार नहीं है, हमें चाहिए पुरानी पेंशन, हमें वही हूबहू पुरानी पेंशन दे दीजिए। कुछ कभी कभी तर्क दो तरह का दिया जाता है। एक तरफ कहा जाता है कि पैसे की कमी है इसलिए योजना आई है, एक तरफ कहा जाता है आपको ज्यादा देना है इसलिए लाई गई है। तो दो में एक बात तो पहले क्लियर हो कि दो में सही बात क्या है। और अगर आपने भी कहा कि आर्थिक महाशक्ति हम दुनिया बन रहे हैं, और जब आर्थिक महाशक्ति हम बन रहे हैं तो उस आर्थिक महाशक्ति बनाने में ये भी देश के नागरिक हैं, इनका भी कोई ना कोई योगदान होगा। तमाम विकास कार्यों में योगदान होगा, सरकार की योजना लागू करने में योगदान होगा, इस शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था अर्थव्यवस्था में उनका योगदान होगा। तो अगर आर्थिक महाशक्ति हम बन रहे हैं तो हमारा उसमें भाग कहां है, एक बात। दूसरा, अगर दिक्कत आर्थिक की है तो ये सारी कटौती इन्हीं कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिकारियों, देश के अर्धसैनिक बलों पर क्यों हो रही है? इसी देश में सब हम आप जानते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन पेंशन। इसी देश में सुविधाओं का अंबार लगा है, सुविधाओं में कटौती। जिस दौर में कोरोना काल में शिक्षक कर्मचारियों ने इस देश को, समाज को बचाने का काम किया, जिस दौर में अपने परिवार को लोगों ने छोड़ दिया, उस दौर में हमारे डॉक्टर्स और नर्स, राजस्व कर्मचारी काम किए। तब तो बहुत प्यारा लग रहा था सरकारी कर्मचारी, तब तो बड़ी अच्छा लग रहा था, एक भी लोग नहीं निकले थे। तो उस समय हमारी देशभक्ति कहां गई? हम इस देश के निर्माण में काम नहीं कर रहे हैं क्या? अपने लिए आप 2 पेंशन 4 पेंशन लेंगे, सुविधाओं का अंबार लेंगे और देश का अर्धसैनिक बल बिना पेंशन के रहेगा, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं सर जी, एनपीएस से ज्यादा खतरनाक यूपीएस है। ये लोग एक एक आदमी समझ गया है, क्योंकि एक लाइन दे दी गई कि लास्ट वेतन का 50% का बेसिक का औसत निकाला जाएगा, इसी पर हमारा 10% पैसा, पूरी जिंदगी की हमारी कमाई का 10% सरकार रख लेगी, ऊपर से हमसे कह रहे हैं कि ये योजना बहुत अच्छी है। और इसमें विसंगति है। ठीक है, और अभी रुकना होगा विजय भाई, अभी रुकिए, दोबारा में आते हैं। मैं आशीष जी के पास चलूं। आशीष जी, आपसे मेरा प्रश्न ये है कि चूंकि आप एक राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट करते हैं, ज्यादा आक्रोश इस बात को लेकर भी है कि जो एक बार एमएलए हो गया वो मलाई छान रहा है मृत्यु तक, क्या घाट पे जाने तक मलाई छान रहा है, क्या प्रोटीन शेक ला रहा मुफ्त में है, वो पी रहा है, च्यवनप्राश पी रहा है, क्या तो खा रहा है, तो आयु भी लंबी पा रहा है। नहीं, बोले क्यों? बोले 1960 में एमएलए हुए थे एक बार, घूम भी फ्री रहा है, ठीक, और कुर्ते में कलफ लगाया और चल भैया। और फिर एमपी हो गए तो डबल हो गई, फिर मंत्री रह लिए तो ट्रिपल हो गई, फिर मुख्यमंत्री रह लिए तो 4 गुना हो गई। नहीं, फिर राज्यसभा चले गए तो वहां वाली 5 पेंशन आने लगी। नहीं, मतलब कहीं कोई शर्म का वो रहता है तत्व कि नहीं जहन में कि हमको इसी देश से वोट लेना? भाई मेरे, आप लोगों ने अपने घर में कुबेर का अंबार रथ उतार दिया और बाकी सबको ज्ञान दे रहे हो, करे नहीं समझ नहीं रहे हो, अर्थव्यवस्था का मसला है, देश बर्बाद हो जाएगा। मैं अब भारतीय जनता पार्टी के पास चलूंगा, लेकिन 2 टिप्पणियां करूंगा। पहले, आर्मी का अधिकारी, आर्मी का जवान 5 लाख से बड़ी गाड़ी नहीं खरीदेगा, वो दूसरा वो बताया कितने लाख, उससे ज्यादा की गाड़ी नहीं खरीदेगा, 15 लाख जो भी है। लेकिन जो गलती से भी एमएलए हो जाए सुजाता जी, उसके लिए ये लोक लाज का विषय, मतलब ये अघोषित वो है व्यवस्था कि लला आज रिजल्ट आए और कल फॉर्च्यूनर निकाल लेना, क्या 55 लाख रुपया नगद देके और मुंह चुप ताव देके उसमें चलना फर्राटे में। नहीं, तब देश मजबूत हो रहा है। ब्लॉक प्रमुख भी थार में नहीं चल रहा, उसके चेले चिंटू चले वो भी फॉर्च्यूनर निकाल रहा है, जो ब्लॉक प्रमुख है। क्या आर्मी में आपने प्रतिबंध लगा दिया कि मेजर जनरल भी हो तो भी 15 लाख से ऊपर नहीं लेना? क्यों भाई, ये सब कौन सलाह दे रहा है और क्यों दे रहा है? ऐसी बातें किसी ने मांगी ये सलाह? नहीं ना। नेताओं के लिए क्या आप लागू नहीं करते? मैंने एक बार एक शो में कहा था, अविरल भाई आ रहा हूं, जब भी मैंने 25 साल से ज्यादा तक पार्लियामेंट कवर की एक पत्रकार के नाते, जब भी पार्लियामेंट एजेंट होती थी सुजाता जी, तो मैं गेट नंबर 1 पर खड़ा हो जाता ताकि नेता मिलते थे उनसे बातचीत के लिए। तो गाड़ियां सबकी बुलाई जाती थी, ऐसा लगता था कि विश्व के किसी बड़े ऑटो एक्सपो में आ गया। क्या जब इस गरीब मुल्क के नेता निकलते थे, क्या ऐसी गाड़ी आहा बाहर नहीं देखने को मिलती थी क्या? उसमें गरीब लोग के नेता जाते थे, है ना।
क्योंकि नेताजी को अगले दिन हाउस में भी तो बताना कि भारत गरीब है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, क्योंकि अभी हम 2.5 करोड़ की गाड़ी में बैठ के आए हैं। गजब हाल है भाई। खैर अविरल भाई, मेरा एक व्यवहारिक प्रश्न, अम्मा आपने लड़के की शादी कराई, सुशीला के संग, मान लो, एक काल्पनिक बात कह रहा हूं, है, लड़की की शादी को सुशीला के संग। अब 21 साल तक सुशीला को न घर वाले समझ पाए, ना सुशीला घर वालों को समझ पाई, क्या तो क्या माने, और उसके बाद सुशीला के रहते हुए दूसरी शादी करा दी शर्मिला से। एनपीएस 21 साल में अपनी जगह नहीं बना पाई जहां उसको बनाने जिसके लिए लाए थे। तो द्विविवाह तो वैसे भी कानूनी निषेध होना चाहिए, नहीं। अब एनपीएस भी गुस्सा हो गई होगी कि हमारे रहते यूपीएस क्यों ले आए। अविरल जी, उसका भी कपड़ा उतना ही महंगा, उसके पास भी मोबाइल, 2-2 3-3 तो मोबाइल रख के हमारा पूरा काम एक ही मोबाइल में चल जाता है? विधायक जी के पास 4 देखते हैं और चारों वो सेब वाले, है ना, जिसमें आधा कटा सेब बना पीछे। सुजाता जी समझ रहे हैं ना आप? और 4-4 गाड़ियों का काफिला। संघ का बात कही तो संघ का भी एक जानकारी दे दूं आपको। पहले ऐसा था बाबू, क्या आज से 20 साल पहले ये बात ठीक थी। अब संघ के लोग भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अब उनकी है कि नहीं है, लेकिन गाड़ी में वो भी चल रहे हैं महंगी महंगी, क्या अब वो उनकी है कि अविरल ने उनको भेजी, ये आप जानो, लेकिन चल तो रहे हैं। अविरल जी जी देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का विषय है और अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं का विषय है, जिस प्रकार से गरीब का विषय है, तो वर्ष 2014 में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी इस देश में, तो लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर विशेष रूप से एक उत्साह उत्पन्न हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं। तो वैश्विक पटल पर जिस प्रकार से भारत एक प्रकार से उभरा, मजबूती के साथ उभरा, वो सबने देखा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर पार्टी लाइन के चलते समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता जो हमारे चैनल में मौजूद है, वो अगर आरोप लगाएं तो आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जनता और आपके करोड़ों दर्शक नहीं अविरल भाई, बाकी सारी बात ठीक है। आज तो बहस है पेंशन पर, बाकी जन कल्याण की योजनाएं आप लाए होंगे, स्वाभाविक है लाए होंगे, तभी 19 में दोबारा चुन के आए, ठीक बात। मैं उसमें 24 में भी आया, वो वैसे नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं इस पेंशन में जिनके लिए पेंशन है, उन्होंने आज तक आपकी दोनों योजनाएं स्वीकार नहीं की। एक वाजपेयी जी लाए, एक मोदी जी लाए। फिर ये किसके लिए है पेंशन? ये सिनेमा वालों के लिए तो है नहीं यार भाई, जिनके लिए है वो तो स्वीकार करें। जी जी देखिए, जिस प्रकार से चर्चा के प्रारंभ में जिक्र आया था पुराने कृषि कानूनों का, 3 कृषि कानून जो थे, तो उस विषय में मैं जाना चाहूंगा एक प्रकार से जिस तरीके से यही विषय है और यही इसी प्रकार का वो विषय था, जिस प्रकार से लोग सड़कों पर आए, आंदोलन करना प्रारंभ किए और उसके बाद सरकार के ऊपर प्रेशर डेवलप करके, जबरन प्रेशर डेवलप करके 3 कृषि कानूनों के विषय में जो फैसला सरकार ने लिया, वो एक प्रकार से निश्चित रूप से लिया गया। लेकिन जो कृषि कानूनों की इंटेंशन थी, जो कृषि कानून थे, वो जनहित में थे, कृषि कानून किसानों के हित में थे। मैं जाट परिवार से आता हूं, किसान परिवार से आता हूं, किसानों को समझता हूं, जिला बागपत से आता हूं निश्चित रूप से, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश को मैं जानता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान निश्चित रूप से प्रसन्न थे उन 3 कृषि कानूनों से। लेकिन वो जो किसान हल चला रहा था, वो सिंधु बॉर्डर पर जाकर उस किसान कानून का एक प्रकार से समर्थन नहीं कर पाया। इनके सामने बैठकर ये जो विरोध कर रहे थे, सामने बैठकर इन्होंने ऐसा प्रेशर डेवलप किया कि उसका जो मत था वो कहीं बच नहीं पाया। इन्होंने अपने मत को पहुंचा दिया। अविरल एक मिनट रुकना, अविरल भाई एक मिनट रुकना। देखो ये बात भी ठीक नहीं है। आपकी दुविधा मालूम क्या है सुजाता जी, थोड़ा आप भी ध्यान देना। भाजपा की दुविधा ये, आप राम और रहीम दोनों के एक ही स्ट्रोक में साधना चाह रहे हो। पहले आपने कहा हमने इसलिए वापस लिया, मेरा दिल भर गया किसानों को तकलीफ देख के, हमने कहा वापस करो, हटाओ कानून। क्या अब कह रहे हम पर जबरिया कानून वापस करा दिया? कानून अच्छे थे। हरियाणा में वोटिंग होनी है, क्या कर रहे हो आप? तो कंगना रनौत की लाइन पे चले गए। भाजपा के लोगों से पूछो, वो कहते भैया गले फंस गया मामला, क्या करें? कंगना रनौत तो पता नहीं क्या 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 बोल रही है। क्या उसके प्रधानमंत्री जी को सफाई देनी पड़ रही हरियाणा में? कंगना तो बोल के निकल ली, सफाई वो दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी नहीं कि कोई कृषि कानून वापस नहीं आएंगे। अब आपने फिर राग छेड़ दिया, बोले नहीं कानून तो बिल्कुल 24 कैरेट सोना था, जबरिया हमको डरा धमका के वापस करा दिया। इसीलिए कहते हैं जी ऐसा न करो भैया जी।
जी, देखिए जिस प्रकार से आपने इस विषय को स्पष्ट किया वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ, जिस प्रकार से वो कृषि कानूनों का विषय है, कृषि कानून जो आए थे वो किसानों के हित में थे, लेकिन अगर किसान जो लोग वहां बैठे थे उन्हें वो कृषि कानून पसंद नहीं आए तो निश्चित रूप से सरकार ने उल्टा लेने का काम किया और भविष्य में नहीं आएंगे। मैं इसी विषय को रख रहा हूं, लेकिन हाँ, जो मेरा विषय है मैं निजी विषय को भी साथ साथ स्पष्ट कर देता हूं। मुझे मेरा प्रश्न ये, जैसे किसान कानून के समर्थन में कोई किसान नहीं दिखा मुझे, वैसे ही यूपीएस और एनपीएस के समर्थन में क्या ऐसा मार्च निकलते आपने कहीं देखा है, जैसा अभी आप स्क्रीन में इसके खिलाफ देख रही हैं? पहुंचनी चाहिए, चाहे वो किसान हो, चाहे यहाँ पे शिक्षक सड़क पे हो या सरकारी कर्मचारी। मेरे पिताजी खुद ही सरकारी कर्मचारी, तो मैं इस बात को समझती हूँ कि पेंशन कितनी जरूरी चीज है। तो ये बात को मैं फिर से दोहराऊंगी कि आप सरकार को सिर्फ जो ये टॉप लेवल कम्युनिकेशन जा रहा है इसको छोड़ के, जैसे आपने कहा कि उसके बीच में तंबू लगाइए, जहां प्रदर्शन हो रहा है वहां पे अपने प्रतिनिधियों को भेजिए, लोकल जनप्रतिनिधियों को बताइए कि उनकी दिक्कत क्या है। अगर एनपीएस नहीं पसंद था और अगर यूपीएस भी पसंद नहीं है तो बीच का रास्ता कैसे निकला दे? ये शिक्षक है अमिताभ जी, इनको पता है कि देश कितना जरूरी होता है, इनका तो पूरा जीवन इस देश के भविष्य को संवारने में निकलता है। क्या ये इनसे यह अपेक्षा तो कभी नहीं की सकती कि नहीं ओपीएस कहेंगे जहां पे एक वित्तीय संकट देश के सामने खड़ा हो जाए। तो मुझे लगता है आज सबसे बड़ा मुझे गैप दिख रहा है वो कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है, और वो सरकार को देखना चाहिए, सुलझाना चाहिए। वही एक सबसे, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि विधायकों को आप दो पेंशन दे दें और नेता इधर मौज उड़ा रहे हैं और यहाँ पे जो लोग हैं आम जनता जो है वो पेंशन के लिए मारी फिरे। ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक देश का एक बहुत बड़ा तबका है जिसके जीवन की लाठी ही है पेंशन, शायद उसकी माँ उसका कोई नहीं है सिवाय पेंशन के, तो वो हृदय के बहुत करीब है। ठीक है सुजाता जी, दो बातें इसमें समझ में आई, मैं इसको और सरलीकृत कर दूं। महिलाओं के विरुद्ध अपराध को लेकर कानून बने निर्भया के बाद, बहुत बड़ी घटना घटी थी। मेरे जैसे कम पढ़े लिखे आदमी के लिए एक ही कसौटी, न मैं अंग्रेजी जानूं न हिंदी। सुजाता जी, मेरे गांव की, मेरे मोहल्ले की बिटिया को वो कानून मंजूर है तो मैं उस कानून के पक्ष में हूं, अन्यथा नहीं। मेरा बड़ा सीधा फोकस रहता, वो कभी भ्रम का शिकार नहीं होता कि इधर भी डोलूं उधर भी डोलूं, ना। पेंशन की वही स्कीम सिर माथे जो जिसके लिए पेंशन है उसको स्वीकार हो। ये चांद तारे मांगते तो मैं इनके खिलाफ खड़ा हो जाता। अगर ये कहते कि सरकार ही हर दिन 1 किलो लड्डू भी मोतीचूर को हमको भिजवाएगी पे रिटायर होने के बाद, तो मैं खिलाफ खड़ा हो जाता। और तीसरी बात, विजय भाई आ रहा हूं, तीसरी बात, मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता। मैंने गरीब भारत देखा है, जिया है। एक तरफ आप लोग इस पर दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो सुजाता जी, नहीं कि भारत कितना अमीर हो गया है, अल्ले तलल्ले हो रहा है, नोट गिर रहे हैं कमीज से, क्या अरे बोले सोना चांदी हीरा मोती, अरे गच गच क्या। और जब ये कहे डाकखाने का पोस्टमैन कहे कि हमको पेंशन दे दो, तो बोले पागल हो गए हो, खाने को रोटी नहीं, कहां से दे दे, देश बर्बाद नहीं हो जाएगा। वो भी देख रहा कि जब चंद्रमा की फोटो तक नहीं देखी थी भारत ने तब पेंशन दे रहा था, अब चंद्रमा पहुंच गए, झंडा गाड़ दिया, बोले अब नहीं, अब देश बर्बाद हो जाएगा। देश बर्बाद हो जाएगा ये केवल 4 लोगों के कहने से कौन मान लेगा? क्योंकि उसके साथ ही तो अखबार में ये भी आंकड़े, इधर नेताजी का वक्तव्य छपा कि देश बर्बाद हो जाएगा, उधर दूसरा वक्तव्य छपा कि फला ग्लोबल थिंक टैंक्स ने भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था घोषित कर दिया। सियावर रामचंद्र की जय। नहीं, वो कौन सी बात सही माने? एक तरफ वो ये भी देखता है कि कहा जा रहा है कि अब दुनिया भारत की ओर देख रही है, नया वर्ल्ड लीडर है। नहीं, विजय बंधु जी, बात आके फिर वहीं टिक गई, कृषि कानूनों की चर्चा भी हो गई, लेकिन अभी भी ये कहने का साहस नहीं हो रहा कि भाई ठीक है, अगर कृषि कानून किसानों को समझ में नहीं आए तो हमने इस कारण से वापस ले लिए, क्योंकि जिसके लिए कानून था उसके सम्मान में वापस ले लिया उसको। वैसा ही पेंशन पर नियम, वैसी ही व्याख्या पेंशन पर होने को तैयार नहीं। देखिए सर, ये जो पुरानी पेंशन का मामला है, ये कोई पार्टी का पक्ष और विपक्ष का नहीं है, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है कि आप उसको उनको पार्टी घेरिए वो पार्टी घेरे। ये सब 20 साल 25 साल 30 साल सेवाएं जो दिया है, जिस सरकार को दिया है, जिस विभाग को दिया है, इस प्रदेश को बनाने में दिया है। अभी सुजाता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम पेंशन की हैसियत को जानते हैं क्योंकि हमारे परिवार में लोग हैं, और मैं जितने लोग हैं यहाँ बैठे होंगे या नहीं होंगे, आप किसी भी व्यक्ति के पास जाइए तो लास्ट में उसका जो अंतिम निचोड़ होता है जीवन का, वो कहता है भैया बेटा बेटी तो ठीक है, परिवार भी ठीक है, लेकिन अगर ये पेंशन न होती तो शायद हम जिस ढंग से जी पा रहे हैं वो न जी पाते। और ये एक स्वाभाविक और मानवीय दृष्टिकोण है, जब हम पेंशन पाते हैं तो कहीं ना कहीं परिवार का, नाती पोतों का, या जो परिवार के अन्य सदस्य होते हैं
उनका एक रुझान होता है कि चलो ये अपने परिवार के हैं। ये हमारे जीवन मरण का प्रश्न है, ये राजनीति का विषय न बनाए कि ये पार्टी ने किया वो पार्टी ने किया, ये विषय नहीं है। हम इतने जानना चाहते हैं क्या हमने 25 साल 30 साल सेवाएं दिया है, इस देश के शिक्षकों कर्मचारियों का इस देश के विकास में कोई योगदान है? अगर योगदान है तो क्या वो रिटायर होने के बाद कंपनियों के पीछे दौड़े, बैंकों के पीछे दौड़े, उद्योगपतियों के पीछे दौड़े कि भाई मेरी पेंशन कहाँ है? बाद में उसने कह दिया हमारा तो आपका कोई अनुबंध हुआ नहीं है, सरकार जाने आप जानिए। तो मेरा बहुत सीधा सा रास्ता है कि अगर ओल्ड पेंशन इस देश ने दिया है, ये कोई नई योजना नहीं मांग रहा है, ये कोई नई व्यवस्था नहीं कर रहा कि आप हमको नई व्यवस्था दी, ऑलरेडी इस देश में पहले से दी जा रही थी और हम आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। तो हमारा इतने है कि अगर हम मजबूत हो रहे हैं तो हमारा भी उसमें भाग है। और एक जो सबसे बड़ी माइनस बात कही जाती है, भार है। सर मैं बहुत जिम्मेदारी साथ कह रहा हूं, माँ बाप ने हमें पाला बचपने, बूढ़े जब होते हैं तो हमसे उम्मीद करते हैं जब मेरी तनख्वाह का मेरे पिताजी पे दवा खर्चा करूं, माँ पे खर्चा करूं, तो मैं कहूं कि माँ बाप मेरे ऊपर भार है क्योंकि मेरी तनख्वाह के दवाइयां उनसे ला रहा हूं। अरे भार नहीं, जिम्मेदारी है, ये लायबिलिटी है। लोक कल्याणकारी राज्य है, उस लोक कल्याणकारी राज्य का पहलू है शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा, ये उसकी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी से भाग करके आप ये कहें कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता है, तो बड़ी मानवीय संवेदनाएं हैं। ये हमारे जीवन मरण का प्रश्न है। और एक बात मैं कहूं सर, आज ही मेरे पास 2-3 फोन आए थे अर्धसैनिक बलों का। सर मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, बहुत पीड़ा में है, बहुत पीड़ा में लोग हैं। वो कहते हैं कि मेरा क्या होगा, मैं तो देश की सुरक्षा कर रहा हूं, मैं तो अपने परिवार से हजारों किलोमीटर दूर, अपने बच्चों से, परिवार से, माँ बाप से दूर हैं। हम किस लिए आए हैं? देश की सेवा करने आए। देश की सेवा तो हम कर रहे हैं, देश की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमारे बुढ़ापे की सुरक्षा सरकार बना कर रही है। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? किस राष्ट्रभक्ति की बात होती है? क्या राष्ट्रभक्ति अर्धसैनिक बलों पर उनके लिए नहीं नियम है क्या? तो ये राजनीति के विषय से उतर करके, सत्ता विपक्ष के उतर करके मानवीय संवेदना, मानवीय वो और लोक कल्याणकारी राज्य की जो भावना होती है, उस भावना का ये सामाजिक सुरक्षा एक अहम विषय है। और हम नहीं, भारत नहीं, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा दिया जाता है। वो तो कई देशों में तो सरकार पूरी जिम्मेदारी लेती है कि ये बूढ़े होने के बाद सरकार की जिम्मेदारी है। हम तो सिर्फ रिटायर होने के बाद पेंशन की बात कर रहे हैं। यहाँ तो लोग वेतन और पेंशन 7 साल लेते हैं, एक का वेतन ले रहे हैं, दूसरे का पेंशन ले रहे हैं। ठीक, 1000 उदाहरण। ठीक है, तो बड़ी विनम्रता से राजनीतिक दलों से मेरा निवेदन है। और मुद्दों बात जब हो तो मुद्दों को बाकाए नहीं। अविरल भाई ने अभी बड़ी बड़ी बातें की, पेंशन पे एक शब्द इनका नहीं आया। आपत्ति है मुझे, आपको ही कहना चाहिए कि नहीं, अगर सरकार या लोग डिमांड कर रहे हैं तो हमें प्रतिनिधि आते सरकार के, हम सरकार से बात रखेंगे, हम कहेंगे। इधर उधर की बातें हो रही, जो विषय उसकी बात ना होना। ठीक है विजय भाई, तो रुकना होगा, विजय भाई रुकना होगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मन को विचलित करती हैं, मन पर चोट करती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया अर्धसैनिक बलों की एक याचिका पर, और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम भारत की सरकार को, केंद्र को आदेश देते हैं कि अर्धसैनिक बलों को भी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी सशस्त्र बल माना जाए, मतलब भारत की सेना के समकक्ष समतुल्य माना जाए, और इनको सारे लाभ वही दिए जाएं। ठीक, सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, बोली नहीं हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। इससे मन नहीं टूटेगा क्या? इससे मन नहीं टूटेगा? और जो कहे मन नहीं टूटेगा उसे मेरा प्रणाम। जिनका लड़का शहीद हो गया सीमा पर, वो बुढ़े माँ बाप, बच्चे, घर में विधवा बहू, छोटे छोटे बच्चे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 99% जो लोग हैं ना सुजाता जी, वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद के नहीं है, वो एटा, इटावा, बकेवर, जलेसर के बच्चे हैं, किसान के। उनके घर में इतना सामर्थ्य है कि वो उनके अपने संतान के शहीद बच्चे को पाल ले। एक और विषय आया था, कुछ विषय मन को चोट करते कि बॉर्डर सिक्योरिटी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को ऑफिशियली शहादत का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता? नहीं दिया जाता है, क्यों? मैं पूछ सकता हूं कि क्यों नहीं? और जो मुझे ये कहे कि नहीं देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, उसको भी मेरा प्रणाम। ये स्वीकार नहीं मुझे। अरे कितने कितने महंगे तो जहाज ले लेते हो, आपके दफ्तरों में जो गुलदस्ता लग रहा है वही 10-10 हजार का है, रोज इसमें फूल बदल रहे हैं। आपके घर देख लीजिए, मैं सबकी कह रहा हूं, सबके घर गया हूं मैं। प्लेट थाईलैंड की है, चम्मच हांगकांग का है, फलाना फलाना इटली का है, ये तो हाल है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरण सुनर न घनेरे। इसलिए आपकी कंठ में विश्वसनीयता नहीं रहती, क्योंकि आप जो
जीवन जी रहे, वो दूसरा जी रहे और दूसरे को उपदेश दूसरा दे रहे। लड्डू खाने वाला है, दूसरे से कह रहा है कि भाई थोड़ा कंजूसी से रहो, है नमक के साथ रोटी खाओ, तो नहीं चलेगा ना। आप लड्डू चापे पड़े हो और दूसरे से कह रहे नमक के साथ रोटी खाओ, देश को मजबूत करेंगे, ये तर्क ठीक नहीं। लोग मजबूत होंगे तभी ना देश मजबूत होगा। देश कुछ व्यक्ति नहीं है, 140 करोड़ लोगों का चेहरा मिला दीजिए तो भारत माता का चेहरा बनेगा, उससे कम पर नहीं। आशीष जी, ये विषय मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों को जब अदालतों ने भी कह दिया कि ये और सेना एक सही काम करते हैं, ये सेना ही मानी जाए सुविधाओं में, और उनके पारिवारिक स्थिति भी हम जानते हैं। एक दिन का जलूस होता है, सच्ची बात तो है, उसके बाद कोई किसी को नहीं पूछता। आशीष जी, बूढ़ी मां और जवान विधवा पत्नी और दुधमुहे बच्चे संघर्ष करते दिखते हैं मुझे। आशीष जी, उनसे मैं एक बार मिला सुजाता जी ना, तो मैंने उनसे सामान्य सवाल पूछे, जैसे मैंने मनमोहन सिंह जी से जब मैं मिला था तो मैंने उनसे पूछा था कि भाई ये आलू का चिप्स, एक आलू का चिप्स भी नहीं लगता है, इसकी सारी लागत जोड़ दो और ये 30 रुपए में बिक रहा है। मेरे पास ऐसे ही सवाल है, मैं कठिन अंग्रेजी तो जानता नहीं। वैसे मैंने उनसे पूछा कि कौन चलाता है सेना, तो उन्होंने कहा डिफेंस सेक्रेटरी और डिफेंस मिनिस्टर। अब बोले अग्निहोत्री, दुख ये है कि हम उनके सामने सुखोई खड़ा कर दें तो वो ये नहीं बता पाएंगे कि पूंछ किधर है मुंह किधर है, क्या, लेकिन हमको वहीं सिर झुकाना है, क्या हमारी एप्लीकेशन वहीं जाएगी क्या। बोले कल बंजर भूमि विकास का सचिव था, आज डिफेंस का सचिव है, परसों मछली पालन का। ये सच्चाई है क्या? सेना से जुड़े सारे फैसले मंत्रालय लेता है, जिसको हम कहते हैं रक्षा मंत्रालय, और मंत्रालय में सैनिक थोड़ी ना बैठता है। मंत्रालय में वही लोग बैठते हैं जो बंजर भूमि विकास मंत्रालय में बैठते हैं, एचआरडी में बैठते हैं, ठीक है। इसलिए इस चीज को भी ध्यान हमको रखना चाहिए। सेना के बड़े लोगों से बात करिए, जब वो लोग सेवानिवृत्त हो गए तो वो इस पीड़ा को जताते हैं कि कोई विशेषज्ञता नहीं है, कुछ नहीं, एबीसीडी पता है, फिर भी आ गए क्या, तो सिर माथे। गुल्ली डंडा नहीं खेले, वो तोप और गोला वो कर रहे हैं फैसला। खैर अविरल जी, मूल बात वही, कृषि कानून के समर्थन में कितने और कहां धरना हुए ये बताइए, और अगर नहीं हुए तो फिर जितने भी धरने हुए कृषि कानून के खिलाफ, वही देश की बात मानेंगे, हम उन्हीं को देश की आवाज मानेंगे। वैसे ही पुरानी पेंशन बहाल नहीं होनी चाहिए, किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कितने आंदोलन चल रहे हैं देश में, ये बताइए। मेरा तराजू तो यही इतना ही है जी। देखिए, जिस प्रकार से आपने पूछा कि कृषि कानून के समर्थन में कितने धरने प्रदर्शन हुए, कितनी रैलियां हुई, कितने कार्यक्रम हुए, तो निश्चित रूप से सोशल मीडिया पर हुआ एक प्रकार से कैंपेन, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन जहां तक धरातल का विषय है, जो धरातल पर आंदोलन की बात है, धरातल पर प्रदर्शन की बात है, अनशन की बात है, तो निश्चित रूप से जब प्रदर्शन किया जाता है, जब कार्यक्रम किया जाता है, जब धरना किया जाता है, उसके लिए पुलिस प्रशासन से अनुमति की आवश्यकता होती है। और अनुमति लेने के लिए बहुत से लोगों ने अलग अलग स्थानों पर आवेदन किए थे, जो सूचना मुझे प्राप्त हुई थी, लेकिन उनकी आवेदन को स्वीकृति नहीं मिली। लेकिन हाँ, जो उसके खिलाफ कार्यक्रम कर रहे थे, उनके आवेदन को भी स्वीकृति न मिलने के बावजूद उन्होंने कार्यक्रम किए, जो उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उन्हें किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं थी अनुमति की। अविरल बाबू, एक बात बताएं, ऐसी बात बताओ जो हजम हो जाए, नहीं तो और नुकसान होगा पार्टी का। भाई, लखनऊ में आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार, किस मजिस्ट्रेट की हिम्मत है कि आप स्वीकृति मांगो, स्वीकृति न दे, वो तो घर ले आएंगे स्वीकृति। कहीं भाई साहब, आपको कैसी बात कर रहे हो, आपको स्वीकृति की जरूरत है? झंडा लगा देना, वही स्वीकृति मान लेंगे हम? नहीं भैया, हमको 35 साल हो गए ये सब सत्ता देखते देखते। भाई, देश कैसे चलता है मैं 35 साल से यही देख रहा हूं मित्र। किस अधिकारी की हिमाकत है? हमको चिट्ठी भेजिए कि जहां लाखों लोगों ने स्वीकृति मांगी हो। जी, देखिए, जिस प्रकार से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत पार्टी है, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, किसी मजिस्ट्रेट की हिम्मत नहीं है, तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस संबंध में कोई आवेदन नहीं दिया था, कि हमारे किसी कार्यकर्ता ने नहीं दिया था। लेकिन हाँ, जो सामाजिक लोग थे, सामाजिक संगठन थे,
सामाजिक कार्यकर्ता थे उनके द्वारा इस प्रकार के आवेदन निश्चित रूप से दिए गए थे, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं के आवेदन को पास उस समय नहीं किया गया। खैर वो एक अलग विषय है। जिस प्रकार से सुजाता जी को एक प्रकार से ज्ञान देने का प्रयास कर रहे थे हमारे समाजवादी पार्टी के नेता, सर्जिकल स्ट्राइक के विषय पर ये ज्ञान दे रहे थे, तो सर्जिकल स्ट्राइक के विषय पर इन्हें बोलना चाहिए। साथ साथ इन्हें यह भी बताना चाहिए अगर सेना की चिंता होती है, सेना के विषय पर चर्चा होती है, तो कांग्रेस पार्टी किसके साथ गठबंधन करती है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ चर्चा होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ वार्ता होनी चाहिए। पाकिस्तान कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है। फारूक अब्दुल्ला साहब बात करते हैं आतंकवाद की फैक्ट्री के साथ वार्ता करने की, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी का गठबंधन समाजवादी पार्टी से। पेंशन में पाकिस्तान कहां से आ गया? हम भारत के नागरिक है, भारत की सरकार से पेंशन मांग रहे हैं, पेंशन में भी पाकिस्तान आ गया। अरे महोदय थोड़ा सा तो ध्यान रखिए, जिस विषय की चर्चा उसकी चर्चा नहीं हो रही है। हम पेंशन की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अरे भाई मैं कह रहा हूं पेंशन, पुरानी पेंशन पे आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए ना। पेंशन के बाद पाकिस्तान आ गया, पुरानी पेंशन क्या बताइए ना। बिल्कुल देखिए, आप चिंता ना करिए, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता यहां मौजूद हैं, मैं केवल उनका उत्तर देना चाह रहा था, क्योंकि कांग्रेस का गठबंधन है समाजवादी पार्टी से और ये इंडी अलायंस का हिस्सा है, और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है। पेंशन पर कुछ बोल दो ताकि फिर समय भी कम है। पेंशन पर क्या कहना चाहते बता दो जी। नहीं देखिए, जिस प्रकार से एक विवाद क्रिएट किया जा रहा है और कुछ नेताओं के द्वारा लोगों को, जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, तो मेरे जानकार इस प्रकार अविनाश जी बिल्कुल गलत। फिर राजनीतिक बयानबाजी मत करिए। ये पढ़ा लिखा है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आप उनको बेलगाम करने की बात करें, उनको गुमराह करेंगे। अरे इतना तो ध्यान रखिए, पढ़े लिखे वर्ग पर आप कमेंट कर रहे हैं महोदय, इतना तो ध्यान रखिए। कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं। पढ़े लिखे डॉक्टर कोई राजनीतिक बयानबाजी मत करिए। एक बात बोलिए, पुरानी पेंशन पर आपका क्या व्यू है? आप हमको गुमराह करने की बात करें। हम पढ़े लिखे हैं, हम नेट है, पीएचडी, हमारे सारे लोग हैं, उनको गुमराह कर देंगे। ऐसे राजनीतिक बयानबाजी भाषणों में करिए, राजनीतिक दलों में करिए। जो संवेदनशील मुद्दा उस पर बात करिए। पुरानी पेंशन आपका स्टैंड क्या है, इस पर बताइए। आप बस गुमराह कर दिए, कुछ लोग गुमराह कर दिए। ये लाखों लोग पढ़े लिखे हैं, राजनेताओं की तरह अनपढ़ लोग नहीं है। वहां पर दोनों चलते हैं। यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, अपना हित हित जानते हैं, उस पर आप बात करिए। अनपढ़ नहीं, हमारे पास तो डॉक्टरेट है। हम भी अनपढ़ नहीं, अनपढ़ नहीं है, हमारे पास डॉक्टरेट है। बिल्कुल गलत, ये गलत भाषा आपने बोला, गुमराह कर दिए। अगर आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं, आप मेरे ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो मेरा भी आपसे सवाल रहेगा। एक नागरिक के नाते मेरा आपसे प्रश्न रहेगा, एक कॉमन सिटीजन के नाते मेरा आपसे सवाल रहेगा। नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा काम। आप सुनिए, हक की बात करना गुनाह है क्या? अपने हक की बात करना गुनाह है क्या? कुछ गुनाह नहीं है, कुछ गुनाह नहीं है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। सुनिए, लाखों लोग यहाँ एक प्रकार से कर रहे हैं, केवल कंटिन्यू आप बोलते जा रहे हैं। आपको विषय का हल नहीं चाहिए, आपको सॉल्यूशन नहीं चाहिए। हाथ तो हम लोग आपसे जोड़ रहे हैं, हमें सॉल्यूशन चाहिए। हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। आपका स्टैंड क्या है, हमें चाहिए, हमें और किसी से लेना देना नहीं। प्रॉब्लम को इंक्रीज करना चाहिए। पुरानी पेंशन सामाजिक सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी होती है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री संरक्षक होता है हमारा। हम अपनी संरक्षक से अपनी बात कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा दी जाए, बुढ़ापे की लाठी दी जाए। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर आप बात करिए। की बात करने का कोई मतलब नहीं। मैं उसी पे ही बता रहा हूं, ठीक है। देखिए, जहां तक बात है न्यू पेंशन स्कीम की, अगर कोई व्यक्ति न्यू पेंशन स्कीम के पक्ष में है, तो उस व्यक्ति का आप क्या करेंगे? मुझे केवल इस बात का जवाब दीजिए। मैं बहुत से लोग ऐसे आपके सामने कल ही लाके खड़ा कर दूंगा, जवाब दीजिए। अगर अविनाश जी आप अपने सोशल साइट पर डाल दीजिएगा, एनपीएस लेना, यूपीएस लेना, ओपीएस, आप अपने सोशल साइट पर, हमारी बात ना करिएगा। ठीक, आप अपने लिख देंगे। तो अगर कर्मचारी है, भाई समय कम है, ठीक है, आगे बात। अविनाश जी आगे।